इकोलॉजी की। क्वेश्चन नंबर 46 तक डिस्कस हो गया था, 47 पे आते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीज़न फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। एक्सपेंशन ऑफ रोड, मतलब जो रोड का चौड़ीकरण होता है उसके। दूसरा है अर्बनाइजेशन, जो शहरीकरण कर रहे हैं वो। तीसरा है एफॉरेस्टेशन ऑफ बैरन लैंड, यानी बंजर ज़मीन पे हम लोग जो एफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, यानी फिर जो पेड़ पौधा लगा रहे हैं वो। या चौथा है एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखिए इसमें जो ए, बी और डी आंसर है, इससे बायोडाइवर्सिटी को लॉस हो रहा है। जब हम लोग रोड का एक्सपेंशन करते हैं तो पेड़ पौधा काटते हैं, उसी हिसाब से फिर जानवरों के रहने के लिए वो हैबिटेट कम पड़ जाता है, जगह कम पड़ जाती है। तो आपके जानवर भी विलुप्त हो रहे हैं, पेड़ पौधे भी विलुप्त हो रहे हैं, तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगा। अर्बनाइजेशन में और रैपिड स्पीड से होगा लॉस। फिर चौथा ऑप्शन एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर करने के लिए भी हम लोग पेड़ पौधे को ही काटते हैं, जो खाली ज़मीन होती है वहाँ पेड़ पौधे काटते हैं, तो उस हिसाब से आपका पेड़ पौधे का भी लॉस होता है। फिर वहाँ जो जानवर वानवर रहते हैं उन लोगों का भी हैबिटेट लॉस होता है। तो एग्रीकल्चर बढ़ाने से भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा एफॉरेस्टेशन ऑफ बैरन लैंड, यानी बंजर ज़मीन पे जो हम लोग पेड़ पौधे उगाते हैं, उससे फिर आपका एक तो पेड़ पौधे भी बढ़ रहे हैं, और फिर वहाँ पे क्या पता जानवर भी रहने आ जाएं, और आपका फूड प्रोडक्शन भी हो जाता है। इस वजह से इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर इन द कोड। सिक्किम के लिए पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर सिक्किम। पहला ऑप्शन है इट बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया इन 1975। यहाँ सही बात है, लेकिन ये क्वेश्चन ज्योग्राफी से ज़्यादा रिलेटेड है या फिर पॉलिटी के पार्ट से। ये क्वेश्चन अक्सर पॉलिटी में दिया जाता है कि कौन कब इंडिया में शामिल हुआ, या फिर कभी स्टेट फॉर्मेशन हुआ, इससे क्वेश्चन बन के आता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश 1987 में एज ए स्टेट फॉर्म हुआ, तो ये सब रख के आता है। ये क्वेश्चन इसमें देने का लॉजिक तो खैर हमको नहीं समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग कोई नहीं, सॉल्व करते हैं। दूसरा है इट इज़ कंसिडर्ड एज अ बॉटनिस्ट पैराडाइज। हाँ, यहाँ पे अलग अलग पेड़ पौधे मिलते हैं, क्योंकि ये एक तरह से आपका ईस्टर्न हिमालयस का पार्ट पड़ जाता है, तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में भी ये काउंट हो जाएगा ईस्टर्न हिमालयस की वजह से। और फिर तीसरा ऑप्शन है इट्स पॉपुलेशन इज़ मेनली मेड अप ऑफ लेप्चास। लेप्चास वहाँ की एक ट्राइब है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। इसमें तीनों स्टेटमेंट सही होंगे, लेकिन बाकी ये क्वेश्चन इन्वायरमेंट से ज़्यादा ये लॉजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा है इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद द ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ। मतलब कौन सी स्ट्रेटजी हम लोग अपनाते हैं बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। तो वही है बायोस्फीयर रिजर्व, बोटेनिकल गार्डन, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये देख के आप समझ गए होंगे, बायोस्फीयर रिजर्व ही अपनाते हैं। उसमें आपके वो पार्ट बने रहते हैं, कोर एरिया, बफर एरिया। तो कोर एरिया में बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं, उसमें मैन पर्सन का इंटरफेरेंस नहीं होता है। बफर एरिया में थोड़ा बहुत हो जाता है। तो बेस्ट आंसर है बायोस्फीयर रिजर्व। बाकी बोटेनिकल गार्डन तो अलग से ही बनता है, नेशनल पार्क भी अलग से बनता है, तो इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस का कोई वो नहीं है। 50th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सेम टू सेम ऊपर से मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, आंसर में बायोस्फीयर रिजर्व ही होगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट फॉर एन इन सिटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा। ठीक है, इन सिटू मतलब जो जहाँ पे पनपता है वहीं पे उसको बड़ा किया जाता है। जैसे जो बीज है जहाँ जहाँ वो बड़ा होता है वहीं पे, जहाँ वो पैदा होता है वहीं पे बड़ा किया जाता है, उसको ले जाके कहीं और नहीं पनपाया जाता है। तो इसका ऑप्शन है बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा है बोटेनिकल गार्डन, तीसरा है नेशनल पार्क, चौथा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अब जिसमें बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें इन सिटू मेथड तो यूज़ होता ही है, एक्स सिटू भी हो जाता है। लेकिन जो बोटेनिकल गार्डन है इसमें सिर्फ एक्स सिटू ही हो पाता है। ये बेसिकली कंजर्वेशन के लिए यूज़ होता है।
तो इसमें हम लोग का आंसर होगा बोटेनिकल गार्डन। लेकिन अगर कहीं ऐसा ऑप्शन आता है जैसे कि दे दिया बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नन ऑफ दीज, तब हम लोग बायोस्फीयर ऑप्शन मार सकते हैं, क्योंकि बायोस्फीयर इन सिटू एक्स सिटू दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। कभी कभी कुछ प्लांट एंडेमिक हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो कुछ लोग उसको बायोस्फीयर रिजर्व में ले आके उसको हम लोग ग्रो कर देते हैं। हालांकि ये प्रैक्टिस ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उसके लिए बोटेनिकल गार्डन है या लेबोरेटरी है, उस वहाँ बचा के रख लेते हैं। लेकिन फिर भी बायोस्फीयर रिजर्व में हम लोग ऐसा कर सकते हैं। मोस्ट सुटेबल आंसर, बेस्ट आंसर बोटेनिकल गार्डन है। अगर इन केस बोटेनिकल गार्डन नहीं दिया हो तब हम बायोस्फीयर रिजर्व पे चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज कॉमनली यूज इन क्रायो बैंक फॉर एक्सिटू कंजर्वेशन। वही जो हम लोग बीज रखते हैं, बचाते हैं फर्दर फ्यूचर के लिए, जो ज़रूरी होता है। जैसे आप पढ़ेंगे नॉर्वे में एक है संस्था जहाँ पे हम बीज इकट्ठा करके रखते हैं। इंडिया में हमने कहा काफ़ी बीज रखे हुए हैं वहाँ पे। तो उसमें जो हम लोग यूज़ करते हैं वो गैस होती है नाइट्रोजन, जो बचा के रखती है। आइए क्वेश्चन नंबर 53 पे। द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन, पहला है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, आर्कटिक फॉरेस्ट। तो ये आपको पता ही होगा, डाइवर्सिटी मैक्सिमम जो है इक्वेटर के पास ही मिलती है, और इक्वेटर के पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही होता है। तो इसका आंसर होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अभी पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम द स्पीशीज डाइवर्सिटी इज रिलेटिवली हायर। तो यहाँ इक्वेटर के आसपास का एरिया रहता है ये। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। डीप सी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स और डिजर्ट। इसमें दो आंसर दिया हुआ है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड कोरल रीफ्स, दोनों में से जो सही मान लिया जाए। इससे हम, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा वेल सुटेबल आंसर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही होगा, लेकिन इसमें बताया गया है कि यूपी पीसीएस आयोग ने ऑप्शन बी और सी दोनों को ही सही माना है। तो आप लोग भी अपने हिसाब से देख के जो सही लगे टिक कर लीजिएगा। 55th क्वेश्चन भी है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन, सेम क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। 56th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ होगा वहाँ मार दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 57th क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए, मैं आगे बढ़ाता हूँ, ऑप्शन वही होगा। इसमें थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया बस, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 58 पे। ये पूछा है द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज ऑकर इन, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ऑप्शन में चेंज करके आ रहा है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या इसमें ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट दिया हुआ वो मार देंगे। अब ये पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज मैक्सिमम प्लांट बायोमास। तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे डाइवर्सिटी रहेगी वहाँ सबसे ज़्यादा बायोमास भी रहेगा, तो हम लोग उसी हिसाब से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मार देंगे। अब इसमें पूछा है बायोडाइवर्सिटी चेंजेस ऑकर, बायोडाइवर्सिटी कैसे चेंज होती है। तो बायोडाइवर्सिटी आपका इक्वेटर से पोल की तरफ से इक्वेटर से लेके पोल की तरफ जाते हैं तो घटती है, मतलब हाईएस्ट एट इक्वेटर और लोएस्ट एट दी पोल। तो इस हिसाब से हम ऑप्शन देख लेंगे। डी ऑप्शन है इंक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल, गलत है। फिर सी ऑप्शन है रिमेन्स अनचेंज्ड, ये भी गलत है। बी ऑप्शन है डिक्रीजेस टुवर्ड इक्वेटर, नहीं इक्वेटर की तरफ बढ़ती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब पूछा है द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन, क्वेश्चन ऑप्शन ए है साइलेंट वैली, बी कश्मीर वैली, सी वैली ऑफ फ्लावर्स या डी सुरमा वैली। तो साइलेंट वैली होगा, क्योंकि साइलेंट वैली आपका वेस्टर्न घाट का पार्ट है, और जो वैली ऑफ फ्लावर्स है ये उत्तराखंड में है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, ध्यान रखिएगा, वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड की है, साइलेंट वैली वेस्टर्न घाट का पार्ट है जो कि केरला में है। फिर ये 62 वाला सेम क्वेश्चन ये बता चुका हूँ, साइलेंट वैली आपका केरला में है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 63 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज रिलेटेड टू साइलेंट वैली प्रोजेक्ट। कोई नहीं, रिपीटेड क्वेश्चन है, केरला मार देंगे। हाँ 64 पे देखिए आ गया वैली ऑफ फ्लावर्स, जो वैली ऑफ फ्लावर्स आ गया है तो ये आपका बता ही दिया था मैंने कि उत्तराखंड में है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन चेंज किया है, ये वेटलैंड्स पे आ गए हैं,
तो वेटलैंड्स वो होते हैं जो पानी के कुछ कुछ जगह होती हैं जो कि नेचर वाइज जिनको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसको हम लोग मॉन्ट्रिक्स अकॉर्ड में रख लेते हैं, तो उसे हम लोग रामसर साइट्स बोलते हैं और वो उसमें वेटलैंड आते हैं। तो इसमें जो दिया हुआ है आपको ऑप्शंस, एक चिल्का लेक, फिर दूसरा है केलाडियो लेक, तीसरा है वुल्लर लेक, चौथा है लोकटक। लोकटक आपका मणिपुर में पड़ता है। ये एक फुमडी के लिए भी बहुत फेमस होता है, थोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। तो ये चारों जो लेक हैं ये रामसर साइट में आते हैं, तो इसका ऑप्शन ऑल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये लिस्ट दिया हुआ है आपका टोटल रामसर साइट्स का, इसमें 42 तक ही दिया है, लेकिन अब अपडेट हो गया है, मेरे ख्याल से अब 70 से ऊपर हो चुके हैं। मैं चेक करके आपको बता दूंगा। अब 66 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राम्स इज अ रामसर साइट अंडर रामसर कन्वेंशन? गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा और भोज वेटलैंड। तो इसमें सी सुंदरबन डेल्टा और डी भोज वेटलैंड दोनों ही हैं, लेकिन आप सी आंसर ही मारेंगे तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है क्योंकि ज़्यादा नोन है। हालांकि इसका दोनों ऑप्शन सही माना गया है। आप भोज वेटलैंड देख सकते हैं, इस ऑप्शन में भी है, जो 42 लिस्ट दी हुई है उसमें भी भोज वेटलैंड का नाम है। मैं एक बार देख के बता देता हूँ कहाँ पे है। ऊपर से 3rd नंबर पे है, ये देख लीजिएगा। उड़ीसा में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है सॉरी। और सुंदरबन तो आप सबको पता ही होगा, वेस्ट बंगाल में है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा है रामसर कन्वेंशन किससे एसोसिएटेड है? तो ये अभी बार बता ही दिया था कि वेटलैंड से एसोसिएटेड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बीपीएससी वालों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले काफ़ी आता रहता था 2020-21 के टाइम पे, कि बिहार का फर्स्ट रामसर साइट कौन सा है? तो ये कबरताल है बेगूसराय में। देख लीजिएगा, इसका सोल्यूशन भी वही दिया हुआ है, कबरताल इन बेगूसराय। एरिया वाइज या एरिया को याद करने को तो कोई खास ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही, रामसर कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? बता ही दिया गया है आपको, वेटलैंड कंजर्वेशन से। वेटलैंड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये सिंपल क्वेश्चन है, 1 लाइनर, 2 Feb। अब ये पूछा है, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वेटलैंड? तो लार्जेस्ट सलाइन वेटलैंड जो है आपका, वो है आपका सांभर लेक, जो कि है राजस्थान में। तो इसमें स्टेट का नाम पूछा है तो ये राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है, बायोस्फीयर रिजर्व इज़ द एरिया ऑफ कंजर्वेशन इफ। तो बायोस्फीयर रिजर्व में हम लोग क्या कंजर्व करते हैं, क्या बचाते हैं? तो जो स्पीशीज़ होते हैं उन्हीं को बचाते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, ग्रासलैंड, एग्रीकल्चर, एटमॉस्फेरिक बैलेंस, तीसरा है जेनेटिक वेरिएशन, चौथा। तो हाँ, जो स्पीशीज़ होते हैं तरह तरह के अलग अलग स्पीशीज़ उन्हीं को बचाते हैं, तो उनमें जेनेटिक वेरिएशन होता है, सब में अपना अलग अलग जेनेटिक वेरिएशन होता है, तो इसका मोस्ट सुटेबल आंसर जेनेटिक वेरिएशन ही होगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे, कार्टाजीना प्रोटोकॉल क्या है? कार्टाजीना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी एग्रीमेंट, पोल्यूशन, ओजोन डिप्लेशन या क्लाइमेट चेंज किससे रिलेटेड है? तो इस पर देख ही लीजिए, आंसर टिक मारा हुआ है बायोसेफ्टी एग्रीमेंट पे। ये 2000 में हुआ था और 2003 में फोर्स में आ गया था। इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी मलेशिया में। अब पूछा है विच वन ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर ऑफ कोरल ब्लीचिंग? तो कोरल ब्लीचिंग अधिकतर होता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा आंसर इसमें मैच करता है। पहला है मेराइन पोल्यूशन, ओके। दूसरा इंक्रीज ऑफ सैलिनिटी इन सी, ये है तीसरा ऑप्शन, राइज इन नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ सी वाटर। हाँ, तो ये ग्लोबल वार्मिंग से ज़्यादा मिलता जुलता है, तो ये हम लोग इसी को सही आंसर मानेंगे, तो हम लोग का आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 75th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर ऑफ द कोरल ब्लीचिंग? रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन ग्लोबल वार्मिंग दे दिया है तो अच्छा ही है, सीधा सीधा मार देंगे। 76th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग है द कोरल रीफ? अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार और सुंदरबन। देखिए, तो इंडिया में 4 जगह कोरल रीफ्स मिलते हैं, जिसमें से अंडमान निकोबार सही है, गल्फ ऑफ कच्छ सही है
गल्फ ऑफ मन्नार भी सही है। सुंदरबन में नहीं मिलते हैं, हम लोग को लक्षद्वीप में मिलते हैं। तो इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3। और ये नीचे से सोल्यूशन में भी दिया हुआ है कि लक्षद्वीप इज़ द 4th वन। तो इस तरह से जो छोटे छोटे इनके क्वेश्चंस थे, लगभग 75 क्वेश्चन, 76 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर दिए हैं। अब एक हाई लेवल क्वेश्चंस करके इन लोग का अलग से टॉपिक बनता है, उसको भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। आइए, जो क्वेश्चन पूछा है पहला कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ यूज्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसमें ऑप्शन है CJ बैरो, DE कार्टर, वॉल्टन जी रोसन और DR बैटिश। ये तो रटना ही पड़ेगा क्योंकि इसका नाम तो हम सुने भी नहीं है किसी का इनमें से। तो इसका वॉल्टर जी रोसन हम लोग नाम आंसर बता रहा है, तो हम लोग यही मान के चलते हैं। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, कौन बायोडाइवर्सिटी टर्म कॉइन किया है, तो हम लोग वही मार देंगे, वॉल्टर जी रोसन। तीसरा क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द फॉलोइंग वेज। कैसे बायोडाइवर्सिटी बनती है? पहला है सॉइल फॉर्मेशन, दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, तीसरा है रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, चौथा है पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स। तो सॉइल फॉर्मेशन की वजह से आपका पेड़ पौधे उगते रहते हैं, सॉइल इरोजन की वजह से पेड़ पौधे ख़त्म होने से बचते हैं, वेस्ट रिसाइकिल होता है तो रीयूजेबल हो जाता है, और क्रॉप्स के पॉलिनेशन से आपके स्पीशीज़ बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से चारों ऑप्शन होना चाहिए। लेट्स सी, हाँ सही है, चारों ऑप्शन हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन है अगला, फोर्थ वाला, द डिकेड 2011 to 2020 हैज़ बीन डेजिग्नेटेड बाय द यूनो एज डिकेड ऑफ। तो इसका आंसर होगा बायोडाइवर्सिटी डिकेड। चूँकि करेंट रिलेटेड क्वेश्चन था, तब हमको लग रहा है कि 2021 से 2030 वाला ही पूछेगा, तो वह मैंने लिख दिया यहाँ पे, डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। आपका इकोसिस्टम बचाव के लिए है, जो हम लोग का ये वाला शताब्दी है 2021 से 2030 तक। तो हम लोग 2021 से 2030 वाला ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिक्लेयर्ड, सेम क्वेश्चन है फोर्थ वाला, 2011 से 2020 को क्या माना था, तो डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी ही माना था, वही क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी बढ़ाने के लिए कौन इसमें रूप से जिम्मेदार नहीं है? पहला है प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम, नहीं, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपकी बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ेगी। दूसरा है इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस, इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस होगा तो धीरे धीरे चेंज होगा कुछ ना कुछ बायोडाइवर्सिटी में, तो उस हिसाब से वो ऊपर नीचे होगी, इंक्रीज होगी। तीसरा एज ऑफ द इकोसिस्टम, जितना ज़्यादा इकोसिस्टम का एज होगा उतना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी में आपको इंक्रीमेंट दिखेगा। चौथा है लेस नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल, जब ट्रॉफिक लेवल रिड्यूस होता है, कम होता है, तो आपकी स्पीशीज़ डाइवर्सिटी कम हो जाती है। जैसे अगर पढ़े होंगे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ऑटोट्रॉफ्स, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल भी कंज्यूमर होते हैं, फिर कार्निवोरस एनिमल आ जाते हैं। तो अगर कोई एक भी ट्रॉफिक लेवल इसमें कम होता है तो फिर उसके ऊपर वाली स्पीशीज़ आपको नहीं मिलती है, तो बायोडाइवर्सिटी में फिर वो चीज़ें कम हो जाती हैं, तो डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा, नॉट एज इंक्रीज में काउंट होगा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी होगा। एक बार इसका हम लोग सोल्यूशन भी देख लेते हैं। तो लिखा था डिक्रीज इन ट्रॉपिक लेवल इंडिकेट्स एन एबंडेंस, मतलब वही है कि अगर ट्रॉपिक लेवल कम है यानी किसी एक प्रकार की प्रजाति बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो यानी स्पीशीज़ वेरिएशन नहीं है, तो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज्ड है इसमें। चलिए आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा, द हिमालयन रेंज इज़ वेरी रिच इन स्पीशीज डाइवर्सिटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस फेनोमेना। तो ए ऑप्शन है हाई रेनफॉल दैट सपोर्ट्स, तो हिमालयन में रेनफॉल तो होती है लेकिन हाई रेनफॉल तो नहीं कहेंगे। फिर है डी ऑप्शन है लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस, ऐसा कुछ नहीं है, ह्यूमन इंटरफेरेंस भी ठीक ठाक ही है वहाँ पे। फिर सी है एक्जॉटिक एंड इन्वेसिव स्पीशीज हैव नॉट बीन इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे अलग अलग एक्जॉटिक स्पीशीज़ का
खेती उती होता ही रहता है। चौथा इट बी ऑप्शन, इट इज़ कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोजोग्राफिकल जोन्स। ये बिल्कुल सही है। आपका थोड़ा थोड़ा हर एक नीचे के माउंटेनियस रीजन पे थोड़ा सा आपको अलग अलग टाइप का बायोजोग्राफिकल जोन मिल जाएगा, थोड़ा ऊपर अलग मिल जाएगा, तो आपको विविडनेस मिल जाता है, मतलब अलग अलग प्रकार का वो मिल जाता है, हैबिटेट मिल जाता है। तो ये ऑप्शन बेस्ट है। अब पूछा है बायोडाइवर्सिटी एक्ट पास कब हुआ था पार्लियामेंट से, तो ये तो रटने वाला है। इसका हम लोग दिसंबर 2002 ही रट ही लेते हैं, हालांकि जल्दी याद नहीं होता है रटने वाला चीज़। 9th क्वेश्चन भी सेम ही क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। पूछा है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी यानी NBAI कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 2003 चेन्नई में। अब इसमें पूछता है कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट करती क्या है इंडियन एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो पहला ऑप्शन है NBA चेक्स द बायोपायरेसी एंड प्रोटेक्ट्स द इंडिजिनस एंड ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्सेज। तो हाँ, ये सही ऑप्शन है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी चेक करती है, बायोडाइवर्सिटी बोल रहा हूँ सॉरी, NBA चेक करती है बायोपायरेसी की और ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्सेज को चेक करती है। दूसरा ऑप्शन है NBA डायरेक्टली मॉनिटर्स एंड सुपरवाइजेज द रिसर्च ऑन जेनेटिक मॉडिफिकेशन। नहीं, इसमें डायरेक्टली नहीं होगा, ये रिसर्च का काम आपका CSIR वाले ज़्यादा करते हैं। तो ये हम लोग इस ऑप्शन को निगेट करेंगे। फिर तीसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिलीज टू जेनेटिक और / बायोलॉजिकल रिसोर्स एंड कैन नॉट बी मेड विदाउट द अप्रूवल ऑफ NBA। ये सही है कि IPR भी यही देते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यही आप लोग का पास आउट करते हैं। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है ये आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वो ठप्पा लगाती है एक तरह से। तो इसका फर्स्ट और थर्ड आंसर सही होगा कि बायोपायरेसी भी चेक करती है और आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी प्रदान करती है। फिर एक सी बकथॉर्न करके पूछा है, ह्यूज ग्लोबल मार्केट पोटेंशियल है, द बेरीज ऑफ दिस प्लांट आर रिच इन विटामिन एंड न्यूट्रिएंट। हिस्ट्री का कुछ पोर्शन उठाया है, चंगेज खान यूज देम टू इम्प्रूव द स्टेमिना ऑफ हिज ट्रूप। रशियन कॉस्मोनॉट यूज द ऑयल टू कॉम्बैट रेडिएशन। ये प्लांट इंडिया में कहाँ मिलता है, वेयर इज दिस प्लांट फाउंड इन इंडिया, तो है लद्दाख। 2004 में पूछा हुआ है, खैर इतना पुराना है ये तो हमको नहीं लग रहा है कि अभी आएगा, हो सकता है उस टाइम बहुत ज़्यादा रहा हो, ये करेंट अफेयर्स में इसलिए पूछ लिया गया हो। अच्छा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन 2012 में भी आ गया है, आइए चेक कर लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकरेज द कल्टिवेशन ऑफ सी बकथॉर्न, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्लांट। पहला, इट हेल्प इन कंट्रोलिंग द सॉइल इरोजन एंड प्रिवेंटिंग डिजर्टिफिकेशन, ओके। दूसरा, इट इज़ रिच सोर्स ऑफ बायोडीजल, इस तो कुछ ज़्यादा लॉजिकल नहीं लग रहा है। तीसरा ऑप्शन, इट हैज़ अ न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड वेल अडॉप्टेड टू ग्रो इन कोल्ड एरियाज। न्यूट्रिशन वैल्यू तो है, क्योंकि अभी लास्ट क्वेश्चन में ही हम लोगों ने देखा था कि कॉस्मोनॉट रशिया के लिए जा रहे थे, जब रशियन कॉस्मोनॉट हाई एल्टीट्यूड, क्योंकि लद्दाख में होता है तो हाई एल्टीट्यूड मानेंगे ही। इट्स टिम्बर इज़ ऑफ ग्रेट वैल्यू, चौथा ऑप्शन। तो इसके बारे में तो ज़्यादा पता नहीं है, बस ऑप्शन 1 और 3 सही लग रहा है, बाकी 4 का तो पता नहीं। चलिए, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है इसमें 1, 3 और 4 माना गया हो, तो 1 और 3 ही है इसका ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन अगर ना आए तो छोड़ ही देना ज़्यादा बेहतर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वो देखते हैं। दर्शन दिया हुआ है, द बायोस्फीयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सिस्टम। हाँ, सही बात है। रीज़न है, देयर कैन नॉट बी री इन्वेस्टमेंट ऑफ अ न्यू सब्सटेंस इन द बायोस्फीयर। नहीं, ऐसा नहीं है, री इन्वेस्टमेंट हो सकता है बायोस्फीयर में नए सब्सटेंस का। तो मेरे ख्याल से ए सही होगा और बी गलत होगा, रीज़न गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर सी से जाते हैं हम लोग। हाँ, ऑप्शन नंबर सी, ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। Recently, which of the following drug has been reported as responsible for vulture death?
ये तो किसी टाइम पे बहुत हिट क्वेश्चन रहा था पूरे स्टेट पीसीएस और यूपीएससी का। तो ये डाइक्लोफेनाक जहाँ इसका आंसर होगा वो मार दिया जाएगा। ये है ऑप्शन नंबर सी, डाइक्लोफेनाक। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 है, विच पेन किलर गिव्स कैटल विच पेन किलर गिवन टू कैटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नियर एक्सटेंशन ऑफ वल्चर्स। तो वही डाइक्लोफेनाक ही होगा, ये ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, द रैपिड रेट ऑफ डिक्लाइन इन द वल्चर पॉपुलेशन। देखिए ये ऑप्शन है ओवर यूज ऑफ डाइक्लोफेनाक। अब क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा अलग करके पूछा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द लॉस ऑफ वल्चर। तो डाइक्लोफेनाक ही है, लेकिन डाइक्लोफेनाक जो है वो पेन किलर होता है जो कैटल को दिया जाता है, तो वही इसमें थोड़ा सा इनडायरेक्टली पूछ लिया है। तो इसका ऑप्शन सी है हम लोग का, कि एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ पेन किलर्स टू कैटल। ये चलिए अगला देखते हैं। फिर वही वल्चर पे ही है क्वेश्चन। वल्चर्स विच इज़ वेरी कॉमन इन इंडियन कंट्री साइड को रेयरली सीन नाउ डेज। तो ये किस वजह से है, तो ये बी ऑप्शन है, ड्रग यूज्ड बाय द कैटल ओनर्स टू ट्रीटिंग द डिजीज। ये 20 वाला क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड लग रहा है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत पुराना है ये। अगर आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगे तो देख लीजिएगा, लेकिन मुझे तो बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, तो मैं 21 की तरफ बढ़ता हूँ। पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, ब्लू फिन मशीर, कावेरी रिवर, दूसरा इरेवेडी डॉल्फिन, चंबल रिवर, तीसरा रस्टी स्पॉट, ईस्टर्न घाट। अब क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द पेयर आर करेक्टली मैच्ड। तब देखिए इसमें तो हमको पता नहीं है कौन सा करेक्टली मैच है, लेकिन एक पता है कि डॉल्फिन आपकी चंबल रिवर में नहीं है, क्योंकि चंबल रिवर में घड़ियाल रहते हैं। तो कोशिश करते हैं जो ऑप्शन 2 जिसमें ना हो, तो इसमें ए बी और डी तीनों में ऑप्शन 2 है, तो चलिए बच गए हम लोग। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो कभी कभी थोड़ा पता होने पे भी आंसर पता चल जाता है, लेकिन तुक्का ज़्यादा एग्ज़ाम में लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा ऑप्शन आए तभी यूज़ करिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा। पूछा क्वेश्चन नंबर 22, ड्यू टू सम रीज़न इफ़ देर इज़ ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज व्हाट कुड बी लाइकली द कॉन्सिक्वेंसेज। बटरफ्लाई की पॉपुलेशन कम हो जाए तो क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ऑप्शन 1 है, पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी अफेक्टेड, एडवर्सली अफेक्टेड, सही बात है। फिर दूसरा, देयर कुड बी ड्रास्टिक इंक्रीज इन फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बटरफ्लाई आपका फंगल इन्फेक्शन ख़त्म थोड़ा ना करती है, जब ख़त्म नहीं करती है तो उसमें जाने से बढ़ कैसे जाएगा। तो पहला सही होगा, दूसरा नहीं सही होगा। तीसरा ऑप्शन है, इट कुड लेड टू द फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज ऑफ वास्प, स्पाइडर एंड बर्ड्स। हाँ ये होगा, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा जो स्पाइडर हैं, बर्ड हैं, ये लोग बटरफ्लाई खाते हैं या फिर बटरफ्लाई पे अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, इस वजह से ये ऑप्शन सही होगा। तो 1 एंड 3 इसका आंसर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ द फ्लाइंग फॉक्स इज अ, ऑप्शन है बैट, स्टॉर्क, काइट, वल्चर। अभी इसके बारे में तो हमको नहीं पता है, तो हम ऑप्शन देख के ही बताएंगे कि ये बैट होगा। बाकी आपको रटना तो रट लीजिएगा, हम तो इतना तो नहीं याद कर पाए हम। अभी अगला पूछा, द मैरीन एनिमल कॉल्ड डुगोंग विच इज़ वनरेबल टू एक्सटिंक्शन, ये क्या है। तो डुगोंग है ये आपका, डुगोंग ये एम्फीबियन, बोनी फिश, शार्क या मैमल। तो ये मैमल है, और ये हमें तमिलनाडु के कोस्ट पे मिलता है, यानी तमिलनाडु के पास गल्फ ऑफ मन्नार जो पाक बे एरिया है वहाँ मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये थोड़ा हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन भी उसी से है, डुगोंग सही है लग रहा है। 3 ऑप्शन है, इट इज़ अ हर्बीवोरस मैराइन एनिमल, जी हाँ बिल्कुल सही है। इट इज़ फाउंड अलॉन्ग इंटायर कोस्ट, नहीं इंटायर कोस्ट नहीं होगा, तमिलनाडु की कोस्ट पे होगा। हम लोग एक बार सोल्यूशन भी चेक कर लेंगे इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, इट इज़ गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू इसको मिला है लीगल प्रोटेक्शन। तो 1 एंड 3 तो होगा, 2 गलत है।
जी हाँ, देखिए इसमें भी यही दिया हुआ है, पाक बे के पास मिलता हुआ है, तो हम लोगों ने सही बिल्कुल सोचा था। इट इज़ नॉट फाउंड इन द पूरे कोस्ट पे नहीं मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 3 of the following criteria contributed to the recognition of Western Ghats, श्रीलंका एंड इंडो बर्मा रीजन एज अ हॉटस्पॉट। तो 3 रीजन कौन से है जो इनको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाया गया है? पहला है स्पीशीज़ रिचनेस, दूसरा है आपका वेजिटेशन डेंसिटी, तीसरा है इंडिमिज्म, चौथा है इथनो बोटानिकल इम्पोर्टेंस, पांचवा है थ्रेट परसेप्शन, या 6 है एडाप्टेशन ऑफ फ्लोरा फौना टू द वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन। तो देखिए स्पीशीज रिचनेस तो होगा तभी ये आपका हॉटस्पॉट में काउंट हुआ है। फिर एक एंडेमिज्म यानी कि आपका विलुप्त होने का खतरा होता है तो बहुत कम बचते हैं, तो एंडेमिक है यानी स्पेशलाइज्ड है उस जगह के, तो ये एंडेमिज्म भी होगा। थ्रेट भी है इसको, इसीलिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्रिएट किया जाता है कि जो थ्रेटेड आपके फ्लोरा एंड फौना होता है उनको बचाने के लिए स्पेशल केयर मिलती है। तो 1, 3 एंड 5 विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी 6th ऑप्शन आप इस वजह से भी बाहर कर सकते हैं कि लिखा है एडॉप्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना टू अ वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन, तो आपका जो इंडो बर्मा रीजन है वो एग्जैक्टली वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन में नहीं आएगा, वो थोड़ा बहुत नॉर्मल कंडीशन में है क्योंकि वो ईस्टर्न हिमालय का पार्ट पड़ जाता है थोड़ा बहुत। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन है एदर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज आर फाउंड इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। जी हाँ बिल्कुल सही है। बटरफ्लाई कैन नॉट टॉलरेट लो टेम्परेचर, हाँ ये भी सही है, तो हाँ बोथ आर करेक्ट। अब एक क्वेश्चन है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल पे, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें पहला ऑप्शन है इट इज़ अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फिर अगला है द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी ओरिजिनेट फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन। नहीं ये दूसरा गलत होगा, कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी यहाँ से नहीं आया है। बायोडाइवर्सिटी बहुत पहले जब हम लोग पढ़े थे वॉल्टर जीरोस दिए थे और उसके बाद फिर आपका ये धीरे धीरे इवॉल्व होता गया। फिर तीसरा है इट आइडेंटिफाई द साइट रेफर्ड एज इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। चूँकि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है तो ये हम लोग मान सकते हैं कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट बर्ड आइडेंटिफाई करता है साइट्स को, तो तीसरा ऑप्शन सही है, दूसरा नहीं सही है, तो आपका बी और डी निकल जाएगा, ऑप्शन सी ही बचा। बाकी इसका सल्यूशन है, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ पार्टीज ऑफ कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी वाज हेल्ड इन फिलीपींस इन 2004। नहीं 2004 में तो हुआ था लेकिन ये मलेशिया में हुआ था। दूसरा है इंडिया सिग्नेटरी नॉट सिग्नेटरी ऑफ बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल कन्वेंशन। नहीं इंडिया सिग्नेटरी है। बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ होता है, मतलब उसके लिए बनाया गया है। जी हाँ बिल्कुल सही है। यूएसएस का मेंबर नहीं है और इसमें दिया है यूएसएस का मेंबर है, तो इसमें बस ऑप्शन सी ही सही है कि बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए है। अब ये इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा मिनिस्ट्री ये इम्प्लीमेंट करता है कार्टाजीना प्रोटोकॉल आपका, तो यही मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। 31st वाला क्वेश्चन पे आते हैं। A sandy and saline area is a natural habitat of an Indian animal species. The animal has no predator in that area, but its existence is threatened due to the destruction of its habitat. Which one of the following could be that animal? देखिए इसका तो हमको बिल्कुल आइडिया नहीं है और इसमें हम कुछ अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, आप लोग देख लीजिए अगर आप लोग कुछ समझ में आ रहा हो तो।
इस क्वेश्चन का नो आइडिया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 10th कॉन्फ्रेंस पूछा है, यानी ये बहुत उस टाइम का करंट अफेयर्स रहा होगा, तो इसको ड्रॉप कर देते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। पूछा है प्रॉपर डिज़ाइन एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ UNREDD प्लस प्रोग्राम कैन बी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूट। जो हम लोग का REDE प्रोग्राम है, यानी जो रिडक्शन एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन पे है, उसको इम्प्लीमेंट करने से क्या क्या वो करता है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन से क्या क्या एडवांटेज रहेगा। तो पहला है प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जी हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा है रेजिलियंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, हो जाएगा। तीसरा है पॉवर्टी रिडक्शन। अब पॉवर्टी रिडक्शन इससे डायरेक्टली तो वो नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, लेकिन एक इनडायरेक्टली होता है कि जब टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट हम लोग देते हैं REDD प्लस प्रोग्राम के थ्रू, तो इससे पॉवर्टी एलिवेशन हो जाता है, यानी थोड़ा बहुत हम लोग को एडवांटेज मिल जाता है। वहाँ के ट्राइबल लेवल को समझाते हैं, या फिर जितने आपके पुअर लोग रहते हैं उनकी हेल्प से, उनकी मदद से बायोडाइवर्सिटी हम लोग मेंटेन करते हैं, तो पॉवर्टी रिडक्शन हो जाता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। पूछा 2 इम्पॉर्टेंट रिवर्स, वन विथ अ सोर्स इन झारखंड and another is the source in Odisha, merge at one place only at short distance from coast of Bay Bengal, flowing into the sea. This is an important site of wildlife and biodiversity and a protection area. Which one of the following could be this? एक है भीतरकनिका, दूसरा है चांदीपुर ऑन सी, गोपालपुर ऑन सी, और डी सिंपलीफाल। तो इसका आंसर भीतरकनिका हुआ। भीतरकनिका के पास ये ऑलिव रिडले टर्टल का वो ग्राउंड है, ब्रीडिंग ग्राउंड है। तो ये जो दो होती है ब्राह्मी और वैतरणी रिवर, यही दोनों आके मिलती हैं, और ये वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी के लिए बेस्ट है। ठीक है, अभी हम लोग 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर से शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा गया, अमंग द मैथमेटिकल इंडाइसेस फॉर मेजरिंग बायोडाइवर्सिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन शोज द मीन स्पीसीज डाइवर्सिटी इन अ हैबिटेट एट लोकल स्केल। तो आपका इंडाइसेस जो है, एक का है अल्फा इंडेक्स, दूसरा बीटा इंडेक्स, तीसरा है गामा इंडेक्स, चौथा है नॉन ऑफ दीज। तो देखिए इसका आंसर तो होगा अल्फा इंडेक्स। अल्फा इंडेक्स जो है स्पेसिफिक डाइवर्सिटी आपका लोकल लेवल पे दिखाता है, यानी हैबिटेट लेवल पे दिखाता है। लेकिन बीटा और गामा के बारे में जान लेते हैं। बीटा जो है आपका एक इकोसिस्टम के अंदर दिखाता है, एक इकोसिस्टम के अंदर स्पेसिफिक डाइवर्सिटी, यानी हैबिटेट के ऊपर एक इकोसिस्टम के अंदर दिखाता है। और जो गामा डाइवर्सिटी होता है वो 2 डिफरेंट इकोसिस्टम में दिखाता है, यानी जो है आपका बीटा सिर्फ एक इकोसिस्टम के अंदर जितना है वो दिखाएगा आपका डाइवर्सिटी, और गामा जो है डिफरेंट इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी दिखाएगा, यानी 2 इकोसिस्टम के अंदर में जो डाइवर्सिटी वो दिखाएगा। और अल्फ़ा जो है सिंपली बस जहाँ पे जो है यानी अपना हैबिचुअल प्लेस है वो एक लोकल एरिया टाइप हो गया, उसमें दिखाएगा। यहाँ थोड़ा डेफिनेशन भी दिया हुआ है, एक बार वो भी देख लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। कंसर्निंग द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी IUCN, एंड कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फॉना एंड फ्लोरास, यानी साइट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? IUCN is an organ of United Nations and CITE is an international agreement between the governments. तो ये तो गलत है, क्योंकि IUCN यूनाइटेड नेशंस का कोई ऑर्गन नहीं है, एक मेंबरशिप यूनियन है जो अपना डेटा प्रोवाइड करता रहता है। दूसरा है कि IUCN रन्स थाउजेंड्स ऑफ फील्ड प्रोजेक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, जी हाँ बिल्कुल सही है। साइट्स जो है ये लीगली बाइंडिंग ऑन द स्टेट्स है दैट हैव जॉइंड इट, बट दिस कन्वेंशन डज नॉट टेक्स प्लेस इन द नेशनल लॉज, हाँ ये भी सही है, क्योंकि लीगली बाइंडिंग तो है लेकिन ये उनके अपने लॉ में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस
of an initiative called the Economics of Ecosystem and Biodiversity. Which one of the following statement is true? पहला है इनिशिएटिव hosted by UNEP, IMF and World Economic Forum. दूसरा है it is a global initiative that focus on drawing attention to the economic benefit of biodiversity. दूसरा ऑप्शन तो सही लग रहा है, चलिए देखते हैं क्या आंसर है इसका। तीसरा है इट प्रेजेंट्स एन अप्रोच दैट कैन हेल्प डिसीजन मेकर्स टू रिकॉग्नाइज, डेमोन्स्ट्रेट एंड कैप्चर द वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। तो ये भी सही ऑप्शन है, थर्ड वाला भी, लेकिन पहला ऑप्शन इसका सही नहीं है। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ, इट इज़ नॉट एन इनिशिएटिव होस्टेड बाय यूएनईपी एंड आईएमएफ। ठीक है, तो ये पहला इसका गलत है, बाकी दूसरा और तीसरा सही है। इसका सॉल्यूशन जो है एक बार देख लीजिए आप। अब 30th क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लायन टेल्ड मकाऊ फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो लायन टेल्ड मकाऊ जो है वेस्टर्न घाट में मिलता है। वेस्टर्न घाट में आपके कौन कौन से स्टेट आ जाते हैं? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा तो नहीं आएगा, आंध्रा तो ईस्टर्न साइड में है। तो 1 2 3 इसका ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, 1 2 3। अभी 39th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली फाउंड इन इंडिया। ऑप्शन है आपका ब्लैक नेक्ड क्रेन, चीता, फ्लाइंग स्क्विरल और स्नो लेपर्ड। तब ऑप्शन देख के आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि चीता जो है आपका अभी आपको पता ही है कि एक बार साउथ अफ्रीका से आ चुका है, एक बार नामीबिया से आ चुका है। तो चीता हम लोग का नहीं नेचुरली फाउंड हो रहा है, तो चीता छोड़ के जो भी ऑप्शन होगा उस होगा। तो 1 2 3 यहाँ पर दिया हुआ है, सॉरी 1 3 4 जहाँ दिया होगा वो ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन है विच रेफरेंस टू इंडियन बायोडाइवर्सिटी सीलोन, फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बार्बर, ग्रे चिन मिनवेट, वाइट थ्रोट, रेड स्टार्ट। ये क्या है? तो इसका हमको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये क्या है, तो एक बार हम देख लेते हैं आंसर इसका। तो ये बर्ड्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस छोड़ना ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। बिल्कुल सुना हुआ नाम नहीं है ये शायद उस साल के करंट अफेयर्स में रहा होगा, इस वजह से इसको पूछ लिया गया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। बैट्स, बियर, रोडेंट्स पूछा गया, इसमें से कौन हाइबरनेशन के किस एनिमल में हाइबरनेशन का प्रोसेस ऑब्जर्व किया जाता है, फिनोमेना, हाइबरनेशन फिनोमेना। तो हाइबरनेशन मतलब होता है कि सर गर्मियों में अपना खाना वाना इकट्ठा कर लिए, खा पी लिए, और सर्दियों में पूरी ठंड सोते हैं, मतलब अंडरग्राउंड हो जाते हैं। तो बियर्स में तो क्वालिटी पाई जाती है, रोडेंट्स में ही पाई जाती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, आंसर है इसका 1 2 3, यानी तीनों में पाई जाती है। तो बैट्स का हमको नहीं पता था, लेकिन बियर रोडेंट्स का हमको आइडिया था। चलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि बैट्स भी होगा। अब 42 क्वेश्चन है कि बायोडाइवर्सिटी इज द स्टेटमेंट है, आपको पता करना है कौन कौन सा सही है कौन कौन सा गलत है। तो पहला स्टेटमेंट है बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन लोअर लैटिट्यूड एज कम्पेयर टू हायर लैटिट्यूड। ये तो सही ऑप्शन है, क्योंकि इक्वेटर पे हमेशा बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू पोलर रीजन। फिर दूसरा है अलोंग द माउंटेन ग्रेडियंट्स बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन लोअर एल्टीट्यूड देन हायर एल्टीट्यूड। तो ये भी सही होगा, नीचे के एल्टीट्यूड में टेम्परेचर सही रहता है, नॉर्मल रहता है। ऊपर जैसे जैसे माउंटेन की तरफ बढ़ते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे बढ़ते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो प्लांट्स एनिमल सर्वाइव करना टफ हो जाता है। तो दोनों ही सही होना चाहिए। 43rd क्वेश्चन है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार सी, निकोबार आइलैंड। ठीक है, बिल्कुल सही है। श्री एंड टैपिर आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट ऑफ द मालाबार रीजन। अब ये श्री एंड टैपिर तो नहीं पता हमको क्या होते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। पहला आंसर तो सही है, दूसरा के बारे में इसमें बताया है क्या सोल्यूशन में? हाँ बताया है, श्री एंड टैपिर आर फाउंड इन लार्ज हिमालयन रेंजेस। ये हिमालय रेंजेस पढ़ते हैं। ठीक है, जब अगर आपको ऐसे क्वेश्चन ना मालूम हो तो छोड़ देना ही बेटर है। हालांकि 50-50 में आप
ए या सी में से कोई एक तुक्का मार सकते थे, लेकिन चूँकि IAS का क्वेश्चन है यहाँ पे -1/3 चला जाएगा, तो रिस्क ना ही ले तो ज़्यादा बेटर है इसमें। 44th क्वेश्चन है, इन इंडिया रेड पांडा इज नेचुरली फाउंड इन वेस्टर्न हिमालयज ओनली। नहीं, ये ऐसा नहीं कि रेड पांडा वेस्टर्न हिमालयज में मिलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, इन इंडिया स्नो लॉरिस लिव्स इन द डेंस फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। स्नो लॉरिस, इसका तो नाम ही नहीं सुने हम। आप लोग चेक कर लीजिएगा इसको, ये 2007 का क्वेश्चन है, यानी इस समय का ये कोई करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन रहा होगा, इसलिए पूछ लिया गया होगा इसके बारे में। तो हम लोग का आंसर है सिर्फ बी, ओनली सेकंड इज करेक्ट। इधर से क्वेश्चन आ रहा है, कंसर्निंग अ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वेटलैंड इंटरनेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला, इट इज एन इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फाउंड बाय द कंट्रीज विच आर सिग्नेटरीज टू रामसर कन्वेंशन। तो नहीं, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक ग्लोबल है, मतलब वर्ल्ड लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है। फिर दूसरा, इट वर्क्स ऑन द ग्राउंड लेवल टू डेवलप एंड मोबिलाइज नॉलेज एंड यूज द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू एडवोकेट फॉर बेटर पॉलिसीज। ये सही है, लॉजिकल है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 नीचे दिया हुआ है, इंडिया इज अ पार्टी टू द रामसर कन्वेंशन एंड हैज डिक्लेयर्ड मेरीन एरियाज एज अ रामसर साइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड बेस्ट to how we should maintain the site in the context of this convention। तो इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कीप ऑल द साइट्स completely inaccessible to man, ये तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, कंजर्व ऑल साइट थ्रू इकोसिस्टम अप्रोच एंड परमिट टूरिज्म एंड रिक्रिएशन ओनली। केवल टूरिज्म परमिट करना ये भी कोई सेंसिबल बात नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ये। Conserve all the site through ecosystem approach for a specific period without any exploitation, with specific criteria and specific period of return, and allow sustainable use of them for future generation। ये थोड़ा सा रिलेट किया जा सकता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। Conserve all the site through ecosystem approach and allow their simultaneous sustainable use। हाँ, ये ज़्यादा एक्यूरेट है। साइमल्टेनियस मतलब उसी टाइम साथ साथ यूज़ करते रहें। तो ऑप्शन नंबर डी इज द बेस्ट सुटेबल आंसर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 पे। इफ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज ब्रॉट अंडर द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, व्हाट डज इट एम्प्लॉय। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिलेगा, नहीं। फिर सी है कि सर्वाइवल ऑफ वेटलैंड डिपेंड ऑन कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड सर्टेन कम्युनिटीज इन दिस विनिसिटी, therefore कल्चरल डाइवर्सिटी शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ऐसा कुछ नहीं है, कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में तो नहीं है। फिर बी है कि कंट्रीज विथ विच वेटलैंड इज लोकेटेड शुड बी इनैक्ट अ लॉ टू प्रोहिबिट एनी ह्यूमन एक्टिविटी विद इन 5 किलोमीटर्स। नहीं, इतना बड़ा रेंज नहीं है 5 किलोमीटर्स का ये सबका। अभी ए ऑप्शन जो है ये सबसे बेस्ट आंसर है कि हाँ, इकोलॉजिकल कैरेक्टर में थोड़ा सा चेंजेस आ गया है और ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से और दिक्कत बढ़ सकती है, इसलिए इसको अब प्रिजर्व किया जाए, इसलिए इसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है। पूछा है क्वेश्चन नंबर 48, एन इकोसिस्टम वेटलैंड आर यूजफुल फॉर। वेटलैंड किस लिए यूजफुल है इकोसिस्टम में। तो न्यूट्रिएंट रिकवरी एंड साइक्लिंग, जी। फॉर रिलीजिंग हैवी मेटल थ्रू एब्जॉर्प्शन ऑफ प्लांट, ओके। इन रिड्यूसिंग द सिल्टेशन ऑफ रिवर, बिल्कुल सही है, ताकि और ज़्यादा सिल्टेशन ना आए, मिट्टी गाद वाद ये सब ना गिरे। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो बेस्ट सुटेबल आंसर हम ऑल ऑफ द अबव भी मारेंगे इसमें। इसका सोल्यूशन एक बार आप लोग देख लीजिए, ये मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। तो ये वेटलैंड ऑफ इंडिया के बारे में बोला गया है। पहला है कि द कंट्रीज टोटल जोग्राफिकल एरिया अंडर द कैटेगरी ऑफ वेटलैंड इज रिकॉर्डेड
मोर इन गुजरात एज कम्पेयर टू अदर स्टेट। हाँ, ये सही है, एज पर क्वेश्चन ये डेटा सही है। दूसरा है कि इन इंडिया टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ कोस्टल वेटलैंड इज लार्जर देन द टोटल इनलैंड एरिया। नहीं, ये सही नहीं है। नीचे इसका हम लोग रीज़न भी देख लेते हैं, क्योंकि जो कोस्टल एरिया है वो लगभग लगभग 30% के अराउंड है कोस्टल वेटलैंड, और रेस्ट जो है आपका इनलैंड वेटलैंड है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 27.13% इज अंडर कोस्टल एरिया, वाइल 73% के अराउंड है आपका इनलैंड वेटलैंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। पूछा, बोला अंडर रामसर कन्वेंशन इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब इसमें ऑल द वेटलैंड लिखा हुआ है, ऑल द वेटलैंड नहीं होगा, अंडर द रामसर कन्वेंशन जो वेटलैंड है तो उनको बचाना जरूरी है। फिर दूसरा है द वेटलैंड रूल्स 2010 फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन। देखिए ऐसे क्वेश्चन में अगर बोलता है ना कोई कंट्री अपना रूल और लॉ जो बना रही है वो किसी दूसरे के रिकमेंडेशन बना रही है जो आउटसाइड है, तो ये ज़्यादातर स्टेटमेंट फॉल्स होगा, क्योंकि एक सोवरेन कंट्री कभी भी किसी दूसरे कंट्री या बाहर के उस पर कहने पे नहीं बनाती है। अगर वो अपना पैनल बैठा है उसके रिकमेंडेशन माने तो सही है। एक ये इनडायरेक्टली जो दूसरे की बात होती है वो नहीं मानती है कोई भी गवर्नमेंट अपना इंटरनल लॉ बनाने के लिए, तो इस वजह से ये बी ऑप्शन हम लोग सेकेंड वाला ऑप्शन सही नहीं मानेंगे। ठीक है, ये थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं क्या है। द वेटलैंड रूल्स encompasses द ड्रेनेज एरिया और कैचमेंट एरिया ऑफ द वेटलैंड एज डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी। हाँ, तो ये लॉजिकल आंसर लग रहा है, क्योंकि इनकी कोई अपनी अथॉरिटी होगी जो इन्होंने बनाई होगी, उससे रिलेटेड अपना ये लोग वो रूल्स बनाए होंगे। तो इसका ऑप्शन भी देखिए 1 और 2 तो नहीं ही दिया है, 3 ही दिया है, तो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। हाँ देखिए, ये बनाया एक्सपर्ट पैनल बनाया गया था। द वेटलैंड कंजर्वेशन रूल 2010 फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रेम्ड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ एन एक्सपर्ट पैनल, जो कि नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006 बनाया था। और यही अथॉरिटी डिटरमाइन किया था कि कैसे आपका ड्रेनेज एरिया बनेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 51। द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ बायोमास इज मिनिमल इन विच ऑफ द फॉलोइंग? डीप सी, प्रेरीज, डिसिडियस फॉरेस्ट, टैगा। तो बायोमास सबसे ज़्यादा वहीं पे होगा जहाँ सबसे ज़्यादा सनलाइट होगा, तो आपका सबसे ज़्यादा सनलाइट इक्वेटर के पास ही पहुँचता है। नहीं, इसे मिनिमल पूछा है, मिनिमल यानी मिनिमम, जहाँ सबसे कम सनलाइट पहुँचेगा। तो सबसे कम सनलाइट तो डीप ओशन में ही पहुँचता है, डीप सी, तो इसका आंसर डीप सी हो जाएगा। और अगर मैक्सिमम बोलता है तो हम लोग उसको इक्वेटर मानते हैं, या आपका जो इक्वेटर के पास जो है आपका ये इक्वेटर से जो ऊपर है आपका फॉरेस्ट, डिसिडियस फॉरेस्ट, वो मानते। तो इसमें नीचे दिया भी है कि बायोमास प्रोडक्शन इज फाउंड अमंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सोल्यूशन में दिया ही हुआ है। तो हाईएस्ट जो है 2200 ग्राम पर स्क्वायर मीटर आपका वही होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। फिर डेसिडियस फॉरेस्ट में होता है 1200 ग्राम, टाइगा में उससे कम, प्रेरीज में उतने कम, डीप सी में बहुत कम, क्योंकि बहुत नीचे तक सनरेज नहीं जा पाती है। अब क्वेश्चन नंबर 52 है द ऑथर ऑफ टुमारोज बायोडाइवर्सिटी। ये है, इसका आंसर होगा वंदना शिवा, ये रटने वाला है, रट लीजिएगा। 53rd है कि द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। दूसरा है द यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट टू डेजर्टिफिकेशन। तीसरा है द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। इनमें से कौन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैड अ बियरिंग ऑन द बायोडाइवर्सिटी?
तो ये तीनों ही होगा। बायोडाइवर्सिटी बचाने के लिए फूड एंड एग्रीकल्चर, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का भी यूज़ होता है, UNCCD यानी डिजर्टिफिकेशन का भी होता है, और वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन भी इसीलिए यूज़ होता है। नीचे सोल्यूशन भी दिया हुआ है आपको अच्छे से। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बायोडाइवर्सिटी वाला पोर्शन ख़त्म हो गया है। अब देखते हैं अगला, आप लोग जैसा कहिएगा वैसा करेंगे। आज के लिए बस इतना, थैंक यू।